गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मतलब कुछ टॉपिक्स हमने लास्ट क्लासेस तक कर लिए। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टराइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। लास्ट क्लास हमारी कंस्ट्रक्टिव नोटिस के ऊपर थी। उससे पहले हमने अल्ट्रा वायरस इंट्रा वायरस समझ लिया। आज की जो हमारी क्लास है वो इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर है कि जहाँ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ने प्रोटेक्ट किया था कंपनी को, तो क्या कोई ऐसा डॉक्टराइन है जो कंपनी के साथ डील करने वालों को भी प्रोटेक्ट करे। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने वालों के लिए भी एक प्रोटेक्शन है, दैट इज इंडोर मैनेजमेंट। क्या ये इंडोर मैनेजमेंट, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या है डॉक्टराइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो हमने क्या पढ़ा, डॉक्टराइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या था। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने डॉक्टराइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ा। कंस्ट्रक्टिव नोटिस ने क्या कहा, बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले रीड एंड अंडरस्टैंड, ना सिर्फ पढ़ो बल्कि समझ के भी आओ किस चीज को, एमओए एओए को। ये डॉक्टराइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ने बोला कि अगर आप पढ़ के नहीं आओगे, अगर आप पढ़ के नहीं आओगे तो फिर ये आपकी गलती है। ये डॉक्टराइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ने कहा। और ये किसको क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है कंपनी को। ये प्रोटेक्ट करती है किसको, कंपनी को। ये हमारी एक चीज हो गई। ठीक है, अब हम सेकंड चीज के ऊपर आते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, ये पहला हो गया। ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज के ऊपर आते हैं। सेकंड है डॉक्टराइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सेकंड क्या है, इंडोर मैनेजमेंट। पहला हमारा बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब सेकंड हमारा टॉपिक है इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करती है थर्ड पार्टी को, या अगर ये कहूं आउटसाइडर को, जो कंपनी का नहीं है, यानी मेंबर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, जो आउटसाइडर है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक डॉक्टराइन है, डॉक्टराइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब ये डॉक्टराइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहती है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस, चलो हमने एओए एमओए पढ़ा है कि एमओए एंड एओए तो पढ़ लिया, लेकिन जो इंटरनली चीजें हैं, जो इंटरनली मैनेजमेंट है, ये जो इंटरनली मैनेजमेंट चल रही है, या जो इंटरनली डेली रूटीन की चीजें हो रही हैं, इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में हमें कुछ नहीं पता। कि एमओए तो चलो हमने पढ़ लिया, लेकिन इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में तो आउटसाइडर को नहीं पता है। तो अगर इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में आउटसाइडर को नहीं पता, इंटरनल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग अगर आउटसाइडर को नहीं पता है, तो ऐसे में वो क्या नहीं कर पाएगा। अगर उसे पता ही नहीं है तो क्या वो यहाँ पे कुछ पढ़ के आ सकता है, यहाँ पे वो कह सकता है मेरी गलती है? नहीं। देखो समझो मैं क्या कह रहा हूं, कि मान लो ए ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, ए ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया एबीसी कंपनी के साथ, एबीसी लिमिटेड। इनके ए में लिखा था दो डायरेक्टर साइन करेंगे। मिस्टर ए ने रीड एंड अंडरस्टैंड कर लिया है, मिस्टर ए ने रीड एंड अंडरस्टैंड कर लिया है एमओए एंड एओए। तो डॉक्टराइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की से नॉलेज है, डॉक्टराइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की से नॉलेज है। इसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है और क्या नहीं है, इसने ऑलरेडी रीड और अंडरस्टैंड कर लिया है क्या, एमओए एओए। मेमोरेंडम आर्टिकल इसने अच्छे से पढ़ लिया है, इसे इस चीज की बहुत अच्छे से जानकारी है। डन। लेकिन कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने एक रेजोल्यूशन पास किया, और रेजोल्यूशन पास करके कहा कि दो डायरेक्टर प्लस एक सीएस के साइन होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट पे। ये इनका इंटरनली पास हुआ है।
एमओए पढ़ा तो आर्टिकल में तो दी थी, दो डायरेक्टर के पास अथॉरिटी है, कोई भी दो डायरेक्टर साइन करेंगे। चलो दो डायरेक्टर की बात कर लेते हैं कि दो डायरेक्टर साइन करेंगे, लेकिन एक रेजोल्यूशन पास किया गया और रेजोल्यूशन से बोला गया कि आउट ऑफ टू डायरेक्टर्स वन शुड बी एमडी। आउट ऑफ टू डायरेक्टर्स वन शुड बी एमडी। किन दो में से एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए? एमडी होना चाहिए। इन दोनों में से एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए सर? एमडी होना चाहिए। इन दोनों में से एक डायरेक्टर। अब ये बात बताओ, क्या हमें पता हो सकती है? नहीं। एमओए तो मैं पढ़ के आ गया, लेकिन कंपनी ने कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दिया, कंपनी इंटरनली कुछ ऐसा मेमोरेंडम ऐसा कोई नोटिस लेकर आती है, ऐसा कोई रेजोल्यूशन लेकर आती है जिसकी जानकारी आउटसाइडर को नहीं हो सकती। तो आउटसाइडर क्या बोलेगा इस केस में? ये जो आउटसाइडर है, कहते इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, आउटसाइडर को तो ये रेजोल्यूशन मिलेगा नहीं। तो आउटसाइडर कह रहे हैं कि अच्छा अब ये भी मेरी गलती है क्या? तुमने रेजोल्यूशन पास किया तो दो डायरेक्टर साइन करने वाले को पता था ना, रेजोल्यूशन तुम लोगों ने पास किया तो तुम्हें पता था ना कि दो डायरेक्टर में से एक एमडी होना चाहिए, तो दो डायरेक्टर ने साइन कैसे किया? ठीक है, कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस से तुम ये तो कह दो कि दो डायरेक्टर के साइन होने चाहिए, दो उसके साइन है भाई कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन तुमने रेजोल्यूशन से कहा कि दो में से एक एमडी होना चाहिए, तो ये इस चीज का ध्यान तो तुम्हें रखना चाहिए था। जो दब दो डायरेक्टर ने साइन किया था, उन डायरेक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए था, साइन करने वाले डायरेक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए था इस चीज का। ठीक है, साइन करने वाले डायरेक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए था इस बात का कि जो दो डायरेक्टर साइन कर रहे हैं उनमें से एक एमडी होना चाहिए। आउटसाइडर को इस चीज की नॉलेज नहीं हो सकती कभी भी, आउटसाइडर को इस चीज की नॉलेज नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो इंटरनल मैनेजमेंट है, ये तो इंटरनली पास हुआ है। तो यहां पे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आउटसाइडर, तो इस सर्कमस्टांस में फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आउटसाइडर, इस सर्कमस्टांस में आउटसाइडर के प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज हो रहा है? इंडोर मैनेजमेंट। क्या यूज हो रहा है? इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये इंडोर मैनेजमेंट समझ में आया कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो हमने चलो वो पढ़ लिया एमओए हुए, तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस से तो हम बच गए, लेकिन इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो जब इंटरनली हमें पता ही नहीं है, तो अब तो कंपनी को ध्यान रखना चाहिए था ना। तो अब हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी एक डॉक्टराइन है जिसका नाम क्या है? इंडोर मैनेजमेंट। तो इंडोर मैनेजमेंट समझ में आया, तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ में आ गया होगा, तो इंडोर भी समझ में आ जाएगा। वाइल द डॉक्टराइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट करती है कंपनी को, डॉक्टराइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करती है आउटसाइडर को। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस जहां कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहा था, वही इंडोर मैनेजमेंट किसको प्रोटेक्ट कर रही है? आउटसाइडर को प्रोटेक्ट कर रही है अगेंस्ट द कंपनी। According to this doctrine, person contracting with company are presumed to know the provision of content of memorandum article. They are entitled to assume that the provision of article have been observed by the officer. It is not a part of the duty for an outsider to see that the company carries out its own internal regulation. कि कंपनी ने वो जो रेजोल्यूशन पास किया था, इंटरनल जो रेगुलेशन थी, वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, ये देखना कंपनी का काम है। ये देखना कंपनी का काम है कि इंटरनल रेगुलेशंस फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ये देखना कहीं भी काम नहीं है किसका? आउटसाइडर का। उसका काम था कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसने देख लिया मेमोरेंडम आर्टिकल, उसने पढ़ लिए, उसने ध्यान से देख लिया कि मेमोरेंडम आर्टिकल में क्या लिखा है, लेकिन उसे रेजोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता। ये ध्यान किसको रखना चाहिए था? कंपनी को। It is important to remember that constructive notice can be revoked by the company and it does not operate against the company. It operates against the person जो फेल्ड हो गया इंक्वायर करने में। ये बेसिकली डिफरेंस कह सकते हो कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी यूज कर रही थी जब क्या हुआ, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया और वो कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं था, तो
इसी तरह डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इन्वोक करेगा वो पर्सन जो कंपनी से डील कर रहा है और जिसे क्या है, जिसे कंपनी से गलत हुआ है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट करके गलत हुआ है कंपनी के साथ, तो वो यूज करेगा इंडोर मैनेजमेंट का अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये केस लो दिया गया है। अब ये वैसा ही केस लो है जैसा हमने अभी केस डिस्कस किया है कि रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टी, द डायरेक्टर्स ऑफ ए बैंकिंग कंपनी वर ऑथराइज्ड एज पर आर्टिकल। आर्टिकल ने अथॉरिटी दी दैट द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी आर ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल टू बोरो ऑन बॉन्ड्स, कि बॉन्ड इशू करके आप बोरो कर सकते हो मनी टाइम टू टाइम, बाय रेजोल्यूशन ऑफ कंपनी इन जनरल मीटिंग बी ऑथराइज्ड टू बोरो। आर्टिकल में अथॉरिटी है, ठीक है, आप बोरो कर सकते हैं, बट रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अब रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं हुआ मुझे क्या पता, ये तो इंटरनल है ना कि पास कराना चाहिए था, नहीं हुआ तो मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने देखा आर्टिकल में अथॉरिटी है या नहीं है, उसी के हिसाब से एक्ट करना। डायरेक्टर गेव ए बॉन्ड टू टी विदाउट द अथॉरिटी ऑफ रेजोल्यूशन, टी कुड सू द कंपनी ऑन स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड एज ही वाज एंटाइटल्ड टू एज्यूम दैट नेसेसरी रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड। कि रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं ये मेरे को आगे कौन बताएगा, ये तो इंटरनल है, तुम्हें पास करना चाहिए था, तुम देखो पास हुआ या नहीं हुआ। आउटसाइडर आर बाउंड टू नो द एक्सटर्नल पोजीशन ऑफ ए कंपनी बट आर नॉट बाउंड टू नो द इंडोर मैनेजमेंट, देयरफॉर प्रोटेक्शन उसे मिल गया इस वजह से कि उसे नहीं पता कि रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं हुआ, ये तो डायरेक्टर्स देखेंगे। एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, तो क्या क्या एक्सेप्शंस है, मतलब जहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यूज नहीं कर सकते, जहां आउटसाइडर यानी कॉन्ट्रैक्ट करने वाले को पता था इरेगुलरिटी का। जैसे मान लो इस रेजोल्यूशन, ये जो ऊपर अभी आपने पढ़ा कि मान लो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ और इस चीज का पता था किसको, आउटसाइडर को, तो फिर कैसी प्रोटेक्शन। ठीक है, अब गिवन एग्जांपल में देखो क्या है, डायरेक्टर ने ही कंपनी को लोन दिया है बिना किस चीज के, बिना रेजोल्यूशन पास हुए। अब डायरेक्टर तो वो पर्सन है ना जिसे पता है कि रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, लेकिन डायरेक्टर ने ही नहीं ध्यान दिया, तो बाहर वाले को तो कैसे तुम उम्मीद करोगे। तो डायरेक्टर क्या कह सकता है, इंडोर मैनेजमेंट मुझे भी प्रोटेक्शन दो। अरे तुम डायरेक्टर थे कंपनी के, तुम्हें तो पता था ना कि रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, तो तुम कैसे आगे कह दोगे ये चीज। तो ये रूल उनको प्रोटेक्ट नहीं करता, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वहां अवेलेबल नहीं है जहां सामने वाले यानी आउटसाइडर को पता है कि ये चीज होनी चाहिए थी बट हुई नहीं है, आपको पता है, आपको नोटिस है इरेगुलरिटी के बारे में, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं कहा, तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहती है भाई साहब सॉरी, हम भी तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है, कि तुम्हारे पास नॉलेज थी तुमने उसका ध्यान नहीं दिया, तुम समझदारी दिखा सकते थे तुमने नहीं दिखाई, तो इंडोर मैनेजमेंट का प्रोटेक्शन तुम्हें नहीं दिया जाएगा। तो यही कह रहे हैं ये रूल उनको प्रोटेक्ट नहीं करता है जिनको एक्चुअल या इंप्लाइड नोटिस ऑफ लैक ऑफ अथॉरिटी, जिन्हें इस बात का पता था कि वहां पे इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है, वहां पे अथॉरिटी इस तरह की नहीं है। दस ए पर्सन नोइंग फुल्ली वेल दैट डायरेक्टर डू नॉट हैव अथॉरिटी, तो वो प्रोटेक्शन भी नहीं मांग सकता। इसी तरह हुआ था होवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी कंपनी में, जहां डायरेक्टर्स ने क्या दे दिया, लोन दे भी दिया, और डायरेक्टर्स को पता था बिना शेयर होल्डर के नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी पावर थी 1000 पाउंड की, रेज कर लिए 3500, तो डायरेक्टर हैज नोटिस और वाज डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द इंटरनल रेगुलरिटी, कि ये जो रेज किया गया है ये बिना शेयर होल्डर रेजोल्यूशन के किया गया है, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का यूज नहीं कर सकता। जहां आप एमओए पढ़ के ही नहीं आए वहां पे इंडोर मैनेजमेंट भी अप्लाई नहीं होगा, जहां पे एमओए आपने नहीं पढ़ा वहां इंडोर मैनेजमेंट भी अप्लाई नहीं होगा। तो अगेन रूल उस वहां भी इन्वोक नहीं किया जा सकता जहां पे एक पर्सन ने पढ़ा ही नहीं किस चीज को, एमओए को, और डिड नॉट रिलाई ऑन देम। ठीक है, ठीक, डायरेक्टर के पास पावर थी नहीं थी, या डायरेक्टर वो पावर डेलीगेट की जा सकती है या पावर डेलीगेट नहीं की जा सकती, ये तो आर्टिकल में लिखा था ना, तो आर्टिकल में लिखा था तो चेक करना चाहिए था ना डेलीगेट थी या नहीं थी। ठीक है, आर्टिकल ने बोला कि पावर डेलीगेट की जा सकती है और एक डायरेक्टर ने साइन कर लिया, तो देखो तो सही उस डायरेक्टर के पास अथॉरिटी है या नहीं, आर्टिकल में लिखा था डेलीगेशन, तो चेक करना चाहिए था। जैसे कंपनी के बिहाफ पे कोई भी साइन करता है तो हम रेजोल्यूशन की कॉपी मांगते हैं, तुम कंपनी के बिहाफ पे कैसे साइन कर रहे हो, कंपनी के बिहाफ पे कोर्ट में केस करने जाना है, अथॉरिटी लेटर बोर्ड रेजोल्यूशन लेके जाना पड़ता है, कंपनी के बिहाफ पे फॉर्म फाइल करना है, पहले अथॉरिटी होती है कंपनी के बिहाफ पे फॉर्म फाइल करने की,
कंपनी के बिहाफ पे ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन लगाने हैं, पहले चेक किया जाता है तुम्हारे पास अथॉरिटी है या नहीं वो एप्लीकेशन लगाने की कंपनी के बिहाफ पे, तो हमेशा चेक किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी यही था, डेलीगेट की गई है या नहीं की गई पावर, ये चेक ही नहीं किया सामने वाले ने, और क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया कि डेलीगेशन हुआ होगा, बोले नहीं। इन रामा कॉर्पोरेशन वर्सेस प्रूव्ड टीन एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, टी डायरेक्टर था किसमें, कंपनी में, दैट मींस रामा कॉर्पोरेशन। ही परपोर्टेड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, उसने एंटर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट विद रामा कॉर्पोरेशन और टुक ए चेक फ्रॉम द लेटर। द आर्टिकल ऑफ ए कंपनी डिड नॉट प्रोवाइड दैट डायरेक्टर कुड डेलीगेट देयर पावर। ठीक है, द आर्टिकल ऑफ ए कंपनी डिड प्रोवाइड, आर्टिकल में ये बात लिखी थी कि पावर डेलीगेट की जा सकती है, बट रामा कॉर्पोरेशन पीपल हैज नेवर रीड द आर्टिकल। Later, it was found that director of a company did not delegate their power to T. The plaintiff relied on the power of indoor management, hence they could not, because they did not even know the power could be delegated. उन्हें तो जानकारी ही नहीं थी, और डेलीगेशन है या नहीं है ये भी नहीं देखा उन्होंने, तो ये जब तक नहीं है तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस ही आपने अच्छे से फॉलो नहीं किया। कहा था ना कि ना सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना भी है, तो समझदारी यही थी ना कि अथॉरिटी की कॉपी मांगनी चाहिए थी, नहीं मांगी, तुम्हारी गलती, इंडोर मैनेजमेंट भी अप्लाई नहीं होगा। फोर्जरी तो सीधा सीधा होता है, फोर्जरी टोटली नल एंड वॉइड होती है। फोर्जरी तो टोटली नल एंड वॉइड होती है कि आपने ये कहा कि सर सीएस प्लस 2 डायरेक्टर के साइन होने चाहिए थे, सीएस ने खुद के तो साइन कर दिए ओरिजिनल, 2 डायरेक्टर के साइन क्या है, फोर्ज है, तो ये डायरेक्टर आगे, ये जो आउटसाइडर है ये आके कंपनी को कहे, आउटसाइडर आ रहा है और ये कह रहा है सर मुझे कैसे पता होगा फोर्ज थे, मुझे कैसे पता होगा फोर्ज थे। एक बार तो दिमाग में ये आता है भाई बात तो सही कह रहे, उसे क्या पता ये साइन फोर्ज थे या नहीं थे, लेकिन फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट हमेशा नल एंड वॉइड होता है, इससे कोई अथॉरिटी कोई पावर किसी को भी डेलीगेट नहीं की जा सकती, क्योंकि ये शुरुआत से ही जीरो रहता है। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही एक तरह से इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट टाइप है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो इंडोर मैनेजमेंट क्या कर लोगे, नहीं अप्लाई होगा। द रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट उन ट्रांजेक्शन पे अप्लाई नहीं है जहां पे फोर्जरी हुई है, या वो ट्रांजेक्शन जो वॉइड या इलीगल ए बी इनिशियो है, स्टार्टिंग से ही जो इलीगल थी वहां पे इंडोर मैनेजमेंट का यूज नहीं हो सकता। ठीक है, इन केस ऑफ फोर्जरी देयर इज अब्सेंस ऑफ फ्री, नॉट ओनली, ना सिर्फ अब्सेंस है बल्कि अब्सेंस क्या, कंसेंट ही नहीं है। क्यों कंसेंट, क्या मतलब, क्योंकि सामने वाले को तो पता ही नहीं और उसके साइन हो गए हैं, कंसेंट ली का कुछ भी नहीं। द पर्सन हु सिग्नेचर इज फोर्स्ड, उसे तो पता ही नहीं है कि उसका सिग्नेचर यूज हो गया और ट्रांजेक्शन में एंटर कर लिया है, तो क्वेश्चन ऑफ हिज कंसेंट बीइंग फ्री और अदरवाइज डज नॉट अराइज। कॉन्सिक्वेंटली इट इज नोट दैट द टाइटल ऑफ पर्सन इज डिफेक्टिव बट देयर इज नो टाइटल एट ऑल। टाइटल डिफेक्टिव की बात छोड़ो, टाइटल ही नहीं है वहां पे, तो वहां पे इंडोर मैनेजमेंट भी अप्लाई नहीं होगा। तो ये एग्जांपल दिया गया है, केस लो दिया गया है कि सेक्रेटरी ने ऐसा किया था, उसने शेयर सर्टिफिकेट साइन करके दे दिए, और सामने वाले ने इंडोर मैनेजमेंट, होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट ने इंडोर मैनेजमेंट का यूज करने की कोशिश करी, तो उसे अलाउड नहीं था टू टेक एडवांटेज ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्योंकि फोर्जरी स्टार्टिंग से नल एंड वॉइड है, फोर्जरी स्टार्टिंग से ही गलत है, वहां किसी भी तरह का कोई प्रिंसिपल यूज नहीं हो सकता। फोर्जरी इन केस ऑफ कंपनी डिफरेंट फॉर्म्स में टेक प्लेस करती है। इट मे बिसाइड द फोर्जरी ऑफ द सिग्नेचर, हो सकता है सिग्नेचर की फोर्जरी हुई हो, मतलब साइन किसी के किसी और ने कर दिए, इस तरह की फोर्जरी हो सकती है, या किसी भी और तरह की फोर्जरी भी हो सकती है। इंक्लूड एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट टुवर्ड द पर्सनल डिस्चार्ज ऑफ एन ऑफिशियल लाइबिलिटी इंस्टीड ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने की जगह अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी सिग्नेचर फोर्ज करके, तो ये भी तो फोर्जरी है ना। कि बिल ऑफ एक्सचेंज साइन किया मैनेजर ने विद हिज ऑन सिग्नेचर अंडर द वर्ड स्टेटिंग दैट, कि वो कंपनी के बिहाफ पे साइन कर रहे, he was held to be forgery when the bill was drawn in favor of payee to whom the manager was personally indebted. The bill in this case was held to be forged because it is purported to be a different document from what it was in fact. भाई होना चाहिए था कंपनी के बिहाफ पे पेमेंट और सारी चीजें, हो रहा है ये पर्सनली, जबकि एक्ट कर रहा है कंपनी के बिहाफ पे, तो ये गलत है। तो ये भी फोर्जरी में आता है, जहां आप अपनी डेट की पेमेंट करने के लिए आप कंपनी की अथॉरिटी, कंपनी में जो पावर है उसका यूज कर रहे हो, तो ये भी फोर्जरी है। कि भाई आपको डेट पेमेंट करनी थी तो पर्सनली करना चाहिए था ना,
आपने अपने एमडी की पोजीशन का यूज किया और पर्सनल डेट की पेमेंट कर रहे हो, तो ये आपका फोर्जरी है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि एक पर्सन पर्सनल कैपेसिटी में तो पर्सन है, और इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर वो डायरेक्टर है, तो सिग्नेचर डायरेक्टर की कैपेसिटी में कंपनी के बिहाफ पे माने जाते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनली कुछ कर रहे हो तो वो डायरेक्टर वाले साइन नहीं हो सकते। नेग्लिजेंस, तो नेग्लिजेंस तो सिंपल है ना, आपकी लापरवाही, जहां आपने लापरवाही दिखाई, ठीक है, जहां आपने लापरवाही दिखाई। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इन नो वे रिवार्ड दोज हु हैव बिहेव नेग्लिजेंटली, कि जहां ऑफिसर ऑफ ए कंपनी डज समथिंग which shall not ordinarily be within his power, the person dealing with him must make proper inquiry and satisfy himself about the officer authority। लेकिन अगर वो फेल हो गया इंक्वायरी करने में, he is stopped from relying on the, कि मान लो डायरेक्टर ने ये कहा कि तुम यार मेरे पर्सनल नाम पे चेक काट दो, मैं कंपनी में पे कर दूंगा तुम्हारे नाम के, ठीक है, मेरे नाम पे भी चेक आना कंपनी के नाम के बराबर ही है। कब सामने वाले ने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि अच्छा ठीक है ये कह रहा होगा, तो बोले नहीं, तुम्हें इंक्वायरी करनी चाहिए थी ना, ये चीजें अलाउड है नहीं है, क्या चीजें हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि अंडरवुड वर्सेस बैंक ऑफ लिवरपूल, a person who was a sole director and principal shareholder of a company deposit in his own account the check drawn in the favor of a company, जो चेक कंपनी के नाम फेवर में ड्रॉ हुए थे अपने नाम पे करा लिए, हेल्ड दैट बैंक को क्या करना चाहिए था, इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि सामने वाले के पास पर्सनल यूज की पावर है या नहीं है। बैंक was put upon an inquiry and was accordingly not entitled to rely upon the ostensible authority of the director, कि चाहे यही शेयर होल्डर है, चाहे यही डायरेक्टर था, सिंगल हैंडेड सब कुछ हैंडल कर रहा था, तो भी कंपनी के नाम का चेक कंपनी के अकाउंट में जाना चाहिए था, इसके पर्सनल अकाउंट में नहीं जाना चाहिए था। इसी तरह आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशा एंड कंपनी में क्या हुआ, एक अकाउंटेंट ने क्या किया, ट्रांसफर कर दी सम प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी इन फेवर ऑफ आनंद बिहारी। अकाउंटेंट के पास इतनी पावर है, तुमने मान लिया अकाउंटेंट के पास इतनी पावर है, बोले नहीं, कुड नॉट बी कंसीडर विद इन द अपरेंट अथॉरिटी ऑफ द अकाउंटेंट, की इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर तो डायरेक्टर खुद नहीं कर सकता, उसे भी अथॉरिटी लेनी पड़ती है। अकाउंटेंट के पास कहां से तुमने अथॉरिटी मान ली, अकाउंटेंट के पास कहां से तुम अथॉरिटी मान ली, ये गलत था तुम्हारे भी आप पे, ठीक है। द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वहां भी अप्लाई नहीं है जहां पे क्वेश्चन इज इन रिगार्ड टू वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ एजेंसी, जहां पे एजेंट की तरह कोई एक्ट कर रहा है और हम ये कह रहे हैं हमने विश्वास कर लिया कि एजेंट है, बोले ना, एजेंट है तो अथॉरिटी होनी चाहिए थी, एजेंसी है या नहीं पहले ये चीज चेक करनी चाहिए थी। तो जब तुमने यही चेक नहीं किया तो बाद में चिल्लाने से क्या फायदा, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस चीज के ऊपर है कि वहां पे एजेंसी है या नहीं है, तो वहां इंडोर मैनेजमेंट भी अप्लाई नहीं होगा। केरला हाई कोर्ट ने यही कहा कि इंडोर मैनेजमेंट वहां अप्लाई नहीं हो सकती जहां क्वेश्चन ये नहीं है कि सामने वाले के पास एजेंट के पास पावर थी या नहीं थी, बल्कि क्वेश्चन ये है कि एजेंसी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है। तो जहां एजेंसी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है ये सवाल हो, वहां इंडोर मैनेजमेंट साइन की तो अथॉरिटी की बात ही नहीं आती। डॉक्ट्राइन वहां भी यूज नहीं हो सकती जहां प्री कंडीशंस, कुछ कंडीशंस है जो फॉलो करनी चाहिए एक्सरसाइज करने से पहले, तो क्या आपने वो अथॉरिटी वो कंडीशंस देखी, कंपनी ने पूरी करी या नहीं करी, या ऐसे ही मान लिया कि पूरी कर ली, नहीं। इंडोर मैनेजमेंट वहां भी नहीं है जहां पे प्री कंडीशंस है, तो पहले आपको ये देखना चाहिए था प्री कंडीशन फुलफिल हुई है या नहीं हुई है। अगर प्री कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई है तो तुम कोई भी एग्जाम्पशन इस तरह से नहीं ले सकते कि वहां पे इस तरह की चीजें रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो क्या है, इग्नोर करना, ठीक है। ये समझना डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो किस तरह से है, कि मान लो एक डायरेक्टर है और इस डायरेक्टर की वजह से कंपनी को लॉस हो, इस डायरेक्टर ने कोई ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से कंपनी पे सवाल खड़े हो गए, पढ़ गया है ना कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कि अगर डायरेक्टर यूज कर रहा है कंपनी का किसी इलीगल पर्पज के लिए, तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी तो वही करेगी जो उसका डायरेक्टर करवा रहा होगा। तो करने वाला कौन है, डायरेक्टर है, करने वाला कौन है, मेंबर है। तो क्या इस एक्ट के लिए कंपनी को लायबल ठहराया जा सकता है, बोले नहीं। ऐसा एक्ट जो इलीगल है और जो कंपनी बिना अपने मैनेजर बिना अपने डायरेक्टर मेंबर के नहीं कर सकती, और ऐसा एक्ट हो गया, तो ऐसे में कंपनी को लायबल ठहराएंगे
या लुक बिहाइंड करेंगे, लुक बिहाइंड, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को हटा देंगे। तो यही कह रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर ईगो क्या है, यूज बाय कोर्ट टू इग्नोर द स्टेटस ऑफ शेयर होल्डर, ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ कंपनी इन रेफरेंस टू देयर लायबिलिटी इन देयर रिस्पेक्टिव कैपेसिटी so that they may be held personally liable for their action when they have acted fraudulently or unjustly। जहां पे उन्होंने fraudulently एक्ट किया है, unjustly एक्ट किया है, वहां पे पर्सनली लाइबल उन्हें ठहराना है, और ये जो कॉर्पोरेट शील्ड है इसको हटा के उन्हें लाइबल ठहरा देना। ठीक है, इस ये जो लेनर्ड कैनिंग कंपनी, इस केस में ये बताया गया था अल्टर ईगो थ्योरी क्या है और ये विकैरियस लाइबिलिटी से कैसे अलग है। तो डिफॉल्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर हु इज डायरेक्टिंग माइंड एंड विल ऑफ ए कंपनी वुड बी एट्रीब्यूटेड टू हिम और हेल्ड लाइबल फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ द कंपनी। तो ये तो सीधी सी बात है, लाइबल कौन होगा, यही तो लोग लाइबल होंगे। क्यों? क्योंकि एक्ट इन्होंने किया, गलत काम इन्होंने किया, लाइबल भी यही ठहराए जाएंगे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर ईगो लिखा होगे, ये करा दिया डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर ईगो। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। सेकंड, सिक्स पावर जो इंक्लूड, ठीक है, विच आर प्रूडेंट टू बी इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्ट क्लोज, जो आपको लिखनी चाहिए ऑब्जेक्ट क्लोज में। ठीक है, जो आपको लिखनी चाहिए। तो ये कौन कौन सी हैं, तो ये हमने पढ़ लिया लास्ट लेक्चर में कौन कौन सी ऐसी पावर है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस से पहले हमने यही किया था। फिर कह रहे देखो, इंडिविजुअल और माइनॉरिटी मेंबर कांट ब्रिंग ए सूट एक्सेप्ट व्हेन इट इज इंटेंडेड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ पर्सनल राइट। ये अभी आएगा, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। ये अभी एक टॉपिक आना है जहां पे हम ये चीजें पढ़ेंगे कि क्या ऐसी चीजें हो सकती है या नहीं हो सकती। ये केस हमारा बाकी है। नेक्स्ट, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, रिजर्व इतना इतना है। टू पे द ड्यू ऑफ द क्रेडिटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पास किया रेजोल्यूशन और 50 करोड़ बोरो कर लिया। ठीक है, अब सेक्शन देखो कौन सा है, 180 या सेक्शन 179 की बात करूं तो ये क्या हो रही है, ये आप बियॉन्ड द अथॉरिटी जा रहे हो। डायरेक्टर की पावर कितनी है, डायरेक्टर बोर्ड कितना कर सकता है, 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तक कर सकता था। ये तो कितना हो गया, 100 करोड़, और ये तो -300 करोड़ है, यानी बोर्ड के पास तो अथॉरिटी नहीं है 1 रुपए की। लेकिन उन्होंने फिर भी बीआर पास किया और बीआर से 50 करोड़ की अथॉरिटी ले ली। तो क्या यहाँ पे गलत हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या यहाँ पे अल्ट्रा वायरस है? एक तरह से है। ठीक है, दैट गोट फंडेड थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स ऑफ मीडियम। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जब ये पता चला कि एक्ट अल्ट्रा वायरस है तो उसने सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी। प्ली ऑफ डायरेक्टर ये थी कि डॉक्ट्राइन ऑफ मैनेजमेंट अप्लीकेबल है, ये है वो चीज है। देयरफॉर दे आर नॉट पर्सनली लायबल, कि वो पर्सनली लायबल नहीं है। कमेंट देखो, एक्ट तो अल्ट्रा वायरस है, अल्ट्रा वायरस एक्ट है, तो दैट मीन्स कंपनी तो बाउंड नहीं है, कंपनी को तो लायबल नहीं ठहराया जा सकता। बट हमने पढ़ा था ना कि रेमेडीज क्या है, वन ऑफ द रेमेडीज है कि डायरेक्टर्स को पर्सनली लायबल ठहराया जा सकता है। कि अल्ट्रा वायरस एक्ट हो तो डायरेक्टर्स को पर्सनली लायबल ठहराया जा सकता है, क्योंकि उन्हें पता था कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो उन्हें पर्सनली लायबल ठहरा सकते थे। तो इसने ये कहा ना, डायरेक्टर्स ने कहा कि हम पर्सनली लायबल नहीं है, पर्सनली लायबल हो। यहाँ पे डायरेक्टर्स क्या पर्सनली लायबल है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जो काम कर रहे हैं वो बियॉन्ड द अथॉरिटी है। डन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने एम्पावर किया डायरेक्टर्स को बोरो मनी अप टू ए 50 लाख। आर्टिकल ने ये कहा कि ये लिमिट एक्सीड करने के लिए जनरल मीटिंग में जाना पड़ेगा। डायरेक्टर्स ने 75 बोरो कर लिया, यानी 50 तो विद इन हो गया, और ये जो 25 है ये आउटसाइड हो गया। ठीक है, 25 अल्ट्रा वायरस हो गया एक तरह से, कि बियॉन्ड द अथॉरिटी हो गया। और ये लिया किससे? फ्रॉम आर वन ऑफ द डायरेक्टर। तो ये तो इंडोर मैनेजमेंट का यूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसे तो पहले से ही पता था इरेगुलरिटी के बारे में। विदाउट बीइंग कंसेंटेड ऑफ कंपनी, कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया पे करने से, आर गया, आर विल बी एबल टू गेट 50 लाख तो ले लेगा, 25 लाख नहीं ले सकता, क्योंकि एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, इसे इरेगुलरिटी का पता था, इसे इरेगुलरिटी का पता था, तो ये तो इंडोर मैनेजमेंट का भी यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो आर नॉट एबल, आर को नहीं मिलेगा। 50 तक मिल जाएगा, विद इन द पावर ऑफ कंपनी था तो वहां तक तो मिल जाएगा, लेकिन बचा हुआ 25 नहीं रिकवर कर पाएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन में फॉल कर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया? आर्टिकल वर अमेंडेड, अमेंडेड तो छोड़ दो ये तो। ठीक है, अमेंडेड में वाला आ गया, ये चलो ये भी छोड़ दो।
Article provide that board of director has authority to issue bond, provided such issue is authorized by the shareholder by necessary resolution. कंपनी अर्जेंट नीड में थी, जो क्या कर दिया, बॉन्ड इशू कर दिया एक्स को विदाउट पासिंग सच रेजोल्यूशन. क्या एक्स रिकवर कर सकता है मनी फ्रॉम द कंपनी? अब देखो, ये रेजोल्यूशन जो दूसरा है ये होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये इंटरनली है, तो देखना चाहिए था ना भाई, इंटरनली, इंटरनल है ये, पास किया या नहीं किया, डायरेक्टर को देखना चाहिए ना भाई. शेयर होल्डर ये जो बॉन्ड इशू कर दिया, अब मैं थोड़ा पूछने जाऊंगा कि यार तुमने पास किया या नहीं किया, ये कोई चेक नहीं कर रहा है, तो ये रिकवर कर सकता है क्योंकि सामने वाली इस तरह की चीजें दी गई है. आर्टिकल प्रोवाइड सर्टेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट. एंट्रेंचमेंट का तो आपका अलग है, और अल्टरेशन तो हम कर ही नहीं रहे, अल्टरेशन तो हमारा टॉपिक ही नहीं है. नेक्स्ट है वैलिडिटी ऑफ द एक्ट ऑफ डायरेक्टर. ठीक है, सेक्शन 176 क्या बोलता है? सेक्शन 176 कहता है कि अगर मान लो एक्ट किया डायरेक्टर ने, अगर कोई एक्ट किया है डायरेक्टर ने और उस टाइम नहीं पता था कि ये डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है, या इस डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो डिस्क्वालिफाइड है, इसकी अपॉइंटमेंट एज पर लो नहीं है, बाद में पता चला, तो वो जो पुराने एक्ट वो कर चुके हैं क्या वो भी इनवैलिड हो जाएंगे? बोले नहीं, ये तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं कि वो एक्ट इनवैलिड नहीं माने जाएंगे जो कब किए थे, जब ये पता ही नहीं था कि आप डिस्क्वालिफाइड हो. तो नो एक्ट डन बाय डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड नॉट वेस्टैंडिंग, कि बाद में ये पता चला कि आपकी अपॉइंटमेंट इनवैलिड थी बाय द रीजन ऑफ डिफेक्ट और डिस्क्वालिफिकेशन और हैज टर्मिनेटेड बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन और इन आर्टिकल ऑफ द कंपनी. तो वो जो एक्ट ऑलरेडी आप कर चुके हो तो उसे इनवैलिड नहीं माना जाएगा. तो ये आपको प्रोविजन समझ में है. नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड to give validity to any act done by director after his appointment has been noted. लेकिन जो एक्ट पता चलने के बाद हुआ है, ठीक है, जो एक्ट पता चलने से पहले हुआ वो वैलिड, जो एक्ट पता चलने के बाद हुआ है वो तो इनवैलिड ही है, उसको वैलिड थोड़ा सा रह सकते हैं कि भाई मुझे पता नहीं था कि ये मिस्टर ए नहीं है, या मुझे पता नहीं था कि ये मिस्टर ए के पास अथॉरिटी नहीं है, तब मैंने एक्ट कर लिया तो वो चल गया. लेकिन जब मुझे पता चला कि अच्छा ये तो डिस्क्वालिफाइड है और उसके बावजूद मैं एक्ट किए जा रहा हूं, तो वो एक्ट वैलिड नहीं है. तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन इज प्रोटेक्ट पर्सन डीलिंग विद द कंपनी आउटसाइडर एज वेल एज मेंबर बाय प्रोवाइडिंग दैट एक्ट ऑफ ए पर्सन, और जब वो डायरेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है तो वो वैलिड ही माने जाएंगे, चाहे बाद में पता चला वो इनवैलिड है, बाद में पता चला कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है. अगर मान लो अनक्वालिफाइड डायरेक्टर हो, अनक्वालिफाइड मतलब डिस्क्वालिफाइड की तरह से ही माना गया है, तो वैलिडेशन ऑफ एक्ट ऑफ अनक्वालिफाइड डायरेक्टर में अप्लाई टू सर्कमस्टांसेस फ्रॉम टू डिफरेंट एंगल. पहला जो ब्रिटिश बैंक, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टी वाले में कर सकते हैं कि जहां सामने वाले के पास अथॉरिटी नहीं थी और सामने वाले ने ऐसा किया, तो हम कहते हैं ना सामने वाले के बारे में हमें क्या पता, तो इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई हो रहा है. इन रिलेशन टू अफेयर ऑफ ए कंपनी where the call were made by the unqualified director were held invalid. तो ये मैंने पहले ही कहा ना कि बाद में अगर कुछ भी पता चलता है तो पहले द्वारा किए हुए एक्ट वैलिड ही माने जाएंगे. कि रेजोल्यूशन ऑफ जनरल मीटिंग जो कन्वीन की गई थी ऐसे डायरेक्टर्स के द्वारा जो डायरेक्टर्स डिफेक्टिव थे, जिनकी अपॉइंटमेंट वगैरह, ये भी वैलिड माना गया. अगर डायरेक्टर को अपनी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं पता और उस टाइम पे अलॉटमेंट फॉर फ्यूचर हुए, वो भी वैलिड माने गए. ठीक है, इसी तरह कोई मीटिंग बुलाई गई वो भी वैलिड मानी गई, कोई रेजोल्यूशन पास हुए वो भी वैलिड माने गए, क्योंकि उसे अपनी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पता नहीं था, उसे वो अनक्वालिफाइड था, इस बारे में नहीं पता था, उसके पास अथॉरिटी थी या नहीं थी, उसकी अपॉइंटमेंट वैलिड थी या नहीं थी, उसे इस बात का नहीं पता था. तो ऐसे में जो भी एक्ट हुए डायरेक्टर के वो सारे वैलिड माने जाएंगे. ऐसे में जो भी एक्ट हुए वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे? वैलिड माने जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मनी पेबल बाय मेंबर इज ए डेट. जो मनी क्या पे करनी है, जैसे ही कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल रजिस्टर हो गया तो जो भी पैसा देना है वो क्या बन गया? डेट बन गया. जो भी पैसा क्या हो गया? डेट हो गया. लेकिन इस डेट की रिकवरी आप ऐसे ही नहीं कर सकते, इसके लिए प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा है ना कॉल मनी का नोटिस होता है, ऐसे ही कॉल मनी नहीं होती है. कॉल मनी का क्या होता है? नोटिस होता है. कॉल मनी का क्या होता है? नोटिस होता है. इस चीज का ध्यान रखना कि जो भी मनी पे करनी है, मान रहे हैं वो डेट ड्यू है, लेकिन प्रॉपर नोटिस जरूरी है. ठीक है, कॉल नोटिस
बहुत जरूरी है, कॉल का नोटिस होना बहुत जरूरी है, ऐसे ही आप एनफोर्स नहीं कर सकते उस डेट को। डन। तो ये आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट टॉपिक में लीगल इफेक्ट करेंगे मेमोरेंडम आर्टिकल का, और ये कैसे बाइंड करेगा कंपनी को मेंबर्स के साथ, मेंबर्स को कंपनी के साथ, मेंबर को एक दूसरे के साथ, और आउटसाइडर तो बाउंड ही नहीं होता ना। तो ये चार चीजें हमें अगले टॉपिक में करनी है, अगले लेक्चर में इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, लीगल इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।